स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। ऑफ कोर्स देखा जाए तो बाजार में गिरावट ब्रॉडर इंडिसेस में ज़्यादा देखने मिल रही है और अभिषेक ने सही कहा कि ग्लोबल क्यूज़ अभी भी जो है क्वेश्चनेबल है। किस तरह जो है अमेरिका अगर अटैक करता है ईरान पे तो किस तरह मूवमेंट आएगा। एंड ऑफ कोर्स बाजार में भी देखें तो निफ्टी में जो है एक डाउन टिक आया है। लेकिन चलिए ऑन द शो पे आते कि शो में आज खास क्या है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसको एक एक करके हम बताते हैं। वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी 2-5 पे रहने वाली है। एफएनओ मार्केट चेक का क्लोजिंग ट्रेड्स, टेक्निकल गेस्ट के कॉल्स भी रहेंगे जहां पे स्ट्रैटेजी इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। ऑप्शंस के चैन का खास सेगमेंट है जहां पे ऑप्शंस की कमाई के जरिए हम आपको बताएंगे। 3 बजे आने वाला है मार्केट्स एट 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टॉक मूविंग न्यूज़, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, सारी डिटेल्स हम लेके आएंगे, स्पेशली वॉल्यूम्स को लेके भी। BTST STBT ट्रेड्स 3:10 को और 3:20 को कल, यानी कि फ्राइडे के इवेंट्स टू वॉच क्या रहेंगे उस पर भी बाजार के ट्रिगर्स पे हमारी बातचीत होगी। लेकिन चलते हैं अभिषेक, बाजार की बड़ी बातें क्या है अभी? शरद, निश्चित तौर पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हैंगओवर है और नजरें हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो क्या करेंगे और हम देख रहे हैं कि वॉलेटाइल जो माहौल है वो बरकरार है। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी दायरे में फंसा जरूर है। 24,800 के आसपास हम देख रहे हैं कि एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। सपाट कारोबार आपको दिखेगा, 8 अंकों की हल्की सी तेजी है। लेकिन निफ्टी बैंक में हमने देखा था बड़े में करीब 125-150 अंकों के आसपास की तेजी आ गई थी, लेकिन वो पूरी की पूरी तेजी रिवर्स हो गई और अब करीब 200 अंकों की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। 55,650 के आसपास निफ्टी बैंक का स्तर आपको दिखेगा। तो निफ्टी बैंक के लिए जो सपोर्ट लेवल है 55,500 के, उस दिशा में निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है और उम्मीद करके चलेंगे कि गिरावट यहां से अब ज्यादा ना हो। ऑटो को अगर आप छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्स में आज गिरावट हावी है और ऑटो के बाद अगर कोई शेयर थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वो है कंजम्पशन का खेमा। निफ्टी कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन मेटल शेयर में गिरावट जारी है। वेदांता करीब 4% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। वेदांता ने कैपेक्स को लेकर बड़े ऐलान किए। कल हमने देखा था कि इसकी डिविडेंड की खबर आई थी, लेकिन शेयर को सपोर्ट मिल नहीं रहा है। और आज बाजार खुलने के साथ ही हमने इस पर अपने एक्सपर्ट से पूछा था कि क्या बिकवाली करनी चाहिए, तो बिकवाली की एक रणनीति आई थी और वहां के लेवल से भी उस वक्त 2% शेयर नीचे था। लोगों ने पैसे निश्चित तौर पर बनाए होंगे। सिलेक्टिव FMCG में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर करीब करीब 2% ऊपर फिलहाल आपको दिखेगा और ये निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर टाटा कंज्यूमर इस वक्त है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाजार की स्थिति कैसी है। उतनी ही तेजी आयशर में भी है। तो चुनिंदा FMCG ऑटो में आज हम बाइंग देख रही हैं और ये कुछ एरियाज हैं ऑटो के अलावा सेलेक्ट FMCG जो बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज आज की जो पिक्चर है निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ये पूरी तरह से रेड दिख रही है। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है शरद, आप देखिए किस तरह से थोड़ा सा ना हल्की सी घबराहट का संकेत आपको जरूर मिलेगा अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे, क्योंकि 434 शेयर तेजी वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 2300 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि इंडिया विक्स 14 के आसपास है। हमने इंट्राडे में देखा था कि 14.25 का लेवल हो गया था, लेकिन खास चेंजेस उसमें नहीं है। वो आपके लिए कंफर्टिंग फैक्टर जरूर है, लेकिन माहौल निश्चित तौर पर थोड़ा सा यहां से डैमेजिंग होती हुई दिख रही है। लेकिन शरद, जरा ये बता दिए कि आज शेयरों में एक्शन कहां पर हो रहा है, बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं आज के? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। ब्रॉडर इंडिसेस में ही जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि आप सेलिंग आ रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स में भी, और सेक्टरली भी देखा जाए तो सिर्फ ऑटो ही सेगमेंट है जहां पे कुछ गेन्स आ रहे हैं। लेकिन अहम बात बताए बिग बजर्स में तो PSU बैंक्स में देखिएगा चौतरफा बिकवाली आ रही है। अब तो 3-4 सेशन में अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखा रही थी कुछ काउंटर्स। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इनमें जो है आपको गिरावट देखने मिल रहा है। वही मेटल शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने मिल रही है, खासकर कि वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, इन स्टॉक्स पे जो है ऑफकोर्स डिविडेंड का भी न्यूज़ फ्लो था। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो जो है सेलिंग आ रही है और बड़ी सेलिंग देखने मिली है। 3% से ज़्यादा का गिरावट जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा है। रियलिटी शेयरों में भी बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो बने हुए हैं अच्छे, लेकिन अब देख रहे हैं कि इनका दम निकल रहा है। आज दिन के ट्रेड में फीनिक्स मिल्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनमें देखें तो भारी गिरावट देखने मिल रही है। और सारे सेक्टोरल इंडेसेस अभिषेक जो है यहाँ पे गिरावट आ रही है। बस ऑटो ही एक स्पेस है जहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन जाइडस लाइफ, इस पे भी नज़र रखिएगा। US FDA की 2 आपत्तियाँ जारी की गई है
और इसमें भी मोमेंटम आ सकता है। और जो चुनिंदा ऑटो शेयर्स है, आयशा मोटर, M&M, मारुति, इन पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। और ऑफकोर्स कल भी हमने देखा था कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रहे थे और हमने मेंशन किया था कल के क्लोजिंग शो में। और इंटरेस्टिंगली जो रेयर अर्थ मेटल्स का इश्यूज़ है, अगर वो धीरे धीरे सॉल्व होता है तो EV वाले कंपनीज़ हैं उनको बेनिफिट आ सकता है। बट नेवरदलेस चौतरफा बिकवाली देखने मिल रहा है। कुछ पॉकेट्स में जो है गेंस है या मिक्स्ड नंबर्स आ रहे हैं, बट सिर्फ ऑटो ही पैक है जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम या हरे निशान में देखने मिलेगा। अभिषेक, मार्केट स्ट्रैटेजी जो है क्या रहने वाली है? करंटली ऑफ कोर्स देखा जा रहा है कि एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी रहेगी, पर विक्स उतना भी नहीं बढ़ा है अभिषेक। और एक मार्केट एक कोशिश कर रहा है रिकवरी का, एक छोटा स्पाइक भी आ रहा है देखने मिल रहा है स्क्रीन में। तो किस तरह मार्केट सेटअप को आप देख रहे हैं अभी, वो बताएं। शरद, वोलेटिलिटी आज देखा जाए तो वैसे अपेक्षाकृत कम है जितनी होती है एक्सपायरी के दिन पर, और वो कम इसलिए कि आप इंडिया विक्स को देखेंगे जो कि उतार चढ़ाव और भय का सूचक है। इंडिया विक्स में आज नरमी आई और आप देखिए 1% कमजोर है, 14 के आसपास का इंडिया विक्स है, तो उतना ज्यादा उतार चढ़ाव बाजार में हमने देखा नहीं। आज निफ्टी के अगर आप रेंज देखेंगे ना तो ऐसे अनिश्चित माहौल में भी करीब 125 140 अंकों के आसपास की रेंज होगी, तो 24,800 के आसपास है। अच्छी चीज ये है कि जो आज का जो सपोर्ट था बाजार ने उसको बचाया। हमने सुबह कहा था कि 24,700 निफ्टी का सपोर्ट लेवल है और जो रेजिस्टेंस का जोन है वो अगेन 24,900 से 25,000 का बना हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब उस रेंज के दोनों साइड हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स को मौके मिल रहे हैं। अब जो बहुत ही होशियार ट्रेडर हैं, जो कुशल ट्रेडर हैं, वो तो इन मौकों को इनकैश कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो एंटिसिपेट कर रहे होंगे और दांव सही नहीं बैठ रहे तो नुकसान भी होता है। तो हम खुद भी स्वयं भी ये कह रहे थे कि नहीं, आप इंडेक्स से दूर रहिए तो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ दिन इंडेक्स नहीं ट्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयरों में मौका, आप उसका फायदा उठाइए। और निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी जो रेजिस्टेंस का इसका है वो है 56,000 का, और अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 55,500 का। फिलहाल अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को तो आपको ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा 55,700 के आसपास। आज का जो लो है 55,539 है। सुबह सुबह हमने कहा था कि अगर निफ्टी बैंक के सपोर्ट की बात करें तो वो बैठता है 55,500 पर, तो नीचे भी सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा है निफ्टी बैंक। 500 पॉइंट की बहुत ही छोटी रेंज है, मतलब निफ्टी बैंक अगर आप 55-56,000 के इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट के रेंज कुछ नहीं होता है, प्रतिशत में भी देखेंगे तो बहुत ही छोटा है ये। तो निफ्टी बैंक में तो कुछ एक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं, चाहे आप देखेंगे कि HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक, वहां पर एक्शन हो नहीं रहा है। अब वो थोड़े से साइडवेज हो गए हैं, तो आप बड़े मूव की उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए निफ्टी बैंक में। हाँ, निफ्टी में चर्निंग हो रही है, IT थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से हम देख रहे हैं कि IT शेयर का भी जो माहौल है वो थोड़ी मुनाफा वसूली का लग रहा है। आज बाजार का जो मेजर ट्रेंड है ना, वो दिग्गज नहीं है, वो है जो छोटे मझोले शेयर हैं। शुरुआत कमजोर नहीं हुई थी, शुरुआत तो पॉजिटिव टेरिटरी में हुई थी, लेकिन जैसे से दिन बीता है दोनों के दोनों इंडेक्स करीब 1.5% नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये शेयर पिछले 3 महीने में बहुत ही बेहतरीन रैली हमने देखी थी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, और अब पिछले 7 सत्र में 6 सत्र में दोनों के दोनों इंडेक्स कमजोर हुए हैं। और अपने रिकॉर्ड हाई से अगर बात करें निफ्टी मिड कैप की तो करीब 6.25% नीचे है, स्मॉल कैप की बात करें तो करीब 9.25% नीचे है। आगे थोड़ा हम स्पेशल रिसर्च भी लेकर आएंगे कि ये जो गिरावट हो रही है मिड कैप में स्मॉल कैप में, इसके पीछे की वजह क्या है। वैल्यूएशन वाले पिक्चर को थोड़ी सी और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से थोड़े रिटेल निवेशकों का मोह भंग हो रहा है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट में आप देख रहे हैं कि 400-450 शेयर ही इस वक्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। उसकी वजह यही है कि मिड कैप से स्मॉल कैप से पोजीशन कट रही है, और वो साफ साफ स्क्रीन पर विजिबल है। आपको निफ्टी देखकर नहीं लगेगा कि बाजार में कोई बहुत ऐसी घबराहट है, बहुत चिंता का माहौल है, लेकिन स्मॉल कैप की मिड कैप की स्थिति काफी ज्यादा डावाडोल है। और निफ्टी में कोई अलग राय नहीं है। देखिए, अगर आप कोई अगर निवेशक है बाजार में ना, तो उसके लिए तो एक्यूमुलेशन का मौका है, जो भी गिरावट आ जाए। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक तरफा मौके, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, निफ्टी जब 25,100 के ऊपर निकल जाएगा तो मान के चलेगा कि तेजी की शायद शुरुआत होने वाली है। और निफ्टी अगर 24,500 के लेवल को अगर ब्रेक कर दे नीचे की साइड में तो गिरावट की शुरुआत हो जाएगी। और अगेन यही होगा निफ्टी बैंक के लिए
55,500 से लेकर 56,000 के दायरे से बाहर निकलने पर ही कोई बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज छोटे मोटे ये मौके बनते रहेंगे और इस वोलेटिलिटी में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन दूर रहना बेहतर है और सलाह ये है कि नहीं, ओवरनाइट ट्रेड को आप अवॉइड कीजिए, पोजीशन को लाइट रखें और स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाने की जरूरत है। अभी इसमें बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशंस काफी ज्यादा एलिवेटेड है। थोड़ी देर में इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि निफ्टी मिड कैप के मुकाबले, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन से कितने हाई हैं और आपको क्यों सतर्क उसमें रहना चाहिए। थोड़ी देर में ये रिसर्च लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने। लेकिन पहले अपने मेहमानों को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सेट शेर खान के कुणाल शाह हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हैं और एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओशो जी, हरीश जी और कुणाल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। ओशो, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं और आपके हिसाब से बाय ऑन डिप्स बेहतर स्टडी इस बाजार में या फिर सेल ऑन राइज या फिर दोनों ही नहीं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभी जैसा आपने बताया कि अभी मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली कंसोलिडेशन जोन में है, बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव बेंचमार्क इंडेक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। बट पॉजिटिव ये है कि जब से आपका शो स्टार्ट हुआ है 2 बजे से, तब से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट टर्न अराउंड हुआ है। निफ्टी में अगर हम देखें तो 30 पॉइंट की रैली तब से देखने को मिली है अभी तक। सो ओवरऑल मार्केट का होल सेटअप अभी भी कंसोलिडेशन पे ही है। बाय ऑन डिप का मार्केट अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस देखने को नहीं मिल रही है निफ्टी में। तो मुझे लगता है यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स में साइडवेज मोमेंटम, बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि काफी क्रूशियल जोन है निफ्टी के लिए अभी आने वाले दिनों में। तो जब तक एक कंक्लूसिव ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है, तब तक बेंचमार्क इंडेक्स में ट्रेड अग्रेसिव बायर्स या अग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वही ट्रेड लें। हर एक को अभी इस मार्केट कंडीशंस में ट्रेड लेने की सलाह नहीं बन रही है। हायर लेवल्स पे जब 24,950 या 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल तब उसके बाद फ्रेश बाइंग की सलाह बनेगी। एंड लोअर लेवल्स पे अगर 24,650 से 600 के आसपास आता है मार्केट, तब वहां पे हमें बाइंग की व्यू लेकर के चलना चाहिए। बट अभी के लिए नो ट्रेड जोन है निफ्टी में, सो अभी थीमेटिक मूव पे ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल, ओशो ने जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक के इम्पोर्टेंट लेवल्स तो ऑलरेडी बता दिए, लेकिन अब चलते हैं हमारे सेगमेंट में इम्पोर्टेंट कॉल जो रहेंगे क्लोजिंग ट्रेड पे। कुणाल, गुड आफ्टरनून, शरद हियर। कुणाल, अपने टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले बताएं। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। पहले अगर इंडेक्स पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के फेज में है। जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात है, यहाँ पे हमें कल का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए कि डायरेक्शनल मूव आना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी डायरेक्शन में। सो कल का ट्रेडिंग सेशन ध्यान में रखिए। निफ्टी 24,750 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटता है तो अग्रेसिव सेल करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड पे हम 24,500 400 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। सो निफ्टी में कंडीशनल रहेगा। अगर 24,750 टूटता है तो आप अग्रेसिव सेल कर सकते हैं निफ्टी के इंडेक्स को। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। यहाँ पे जो हाई लेवल पे जो 20 डीए में है बैंक निफ्टी का 55,863, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है। जब तक ये 56,000 का जोन नहीं निकलता है बैंक निफ्टी का, जहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव है, तब तक अगेन साइडवेज का ही व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 55,500 400 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग एग्जिट कर सकते हो। जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है, यहाँ मेरा मानना है कि जो ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफी खराब हो चुका है। यहाँ पे हर एक बाउंस पे बिकवाली की सलाह रहेगी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्पेस में। कहीं ना कहीं अर्लियर चार्ट पे इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट साइन ऑफ इंडिकेशंस ऑफ टॉप आउट दिखाई दे रहा है। स्टिल कंफर्मेशन चाहिए, बट मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे अग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे एटलीस्ट ट्रेड ना करिए। सो मिड कैप स्मॉल कैप में मेरा फोकस रहेगा, वहां से ही मेरे सेल के आइडियाज रहेंगे। सो दोनों आइडियाज सेल साइड पे मैं फोकस करूंगा। पहला रहेगा HAL। हमने देखा है HAL ने आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पिछले 10 दिनों से जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, वहां पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा है और मुझे लगता है फॉलोअप सेलिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी।
करंटली जो एचएएल का जून का फ्यूचर है 49.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 49.20 ये लेवल्स पे आप करंट लेवल्स पे सेल कर सकते हो। ऊपर में आपको एक 5000 का स्टॉप लॉस रखना है एचएएल के फ्यूचर्स में। डाउन साइड पे मैं 4700 से लेके 4500 तक के टारगेट देख रहा हूँ एचएएल में। सो एचएएल मेरा पहला कॉल रहेगा जो सेल साइड पे रहेगा। सेकंड रहेगा बैंकिंग स्पेस में से। सो बैंकिंग में हमने देखा है कि हायर लेवल से हमें रिजेक्शन मिला है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक ने जो 210 का रेजिस्टेंस जोन है वो काफी स्ट्रांग है, तो बाउंस को यूटिलाइज करे सेल करने के लिए फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक करंटली 205 के आसपास चल रहा है। अगर आपको 206 के 6-7 के जोन में मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेल करने की। 210 का आप स्टॉप लॉस रखे। डाउन साइड पे मैं 198 और 195 के टारगेट देख रहा हूँ फेडरल बैंक में। जी बिल्कुल, कुणाल की राय सेल ऑन राइज मिड कैप स्पेस में और दो सेल कॉल्स आए हैं, एक एचएएल है, दूसरा फेडरल बैंक है। गुड आफ्टरनून हरीश जी, शरद हियर। यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स आपके क्या रहने वाले हैं? ऑफकोर्स देखिए मार्केट में जो है एक क्लियर डिस्कनेक्ट देखने मिल रहा है। निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की तो हरे निशान में आ चुका है रिकवरी में, लेकिन जो ब्रॉडर पेन है वो अभी भी हमें दिखने मिल रहा है, वो है आपके ब्रॉडर इंडिसेस में। तो यहाँ पे भी क्या आपकी सेल की रणनीति रहने वाली है कि कुछ और भी कॉल्स हैं? हरीश जी। शरद जी, जैसे पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल मार्केट से एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। निफ्टी बिल्कुल एक स्टिफ रेंज में है। नीचे को 24,750 का बेस बना चुका है, ऊपर के और 24,950 का अराउंड रेजिस्टेंस जोन है इंटरडे के लिए। तो कहीं भी ज्यादा मेजर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन वगैरह के हिसाब से देखते हैं तो 24,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बना दिख रहा है इंटरडे के लिए। देखिए आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक सरप्राइज रैली भी, छोटा सा स्पाइक भी आ भी सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है करंट लेवल्स पे। मुझे ओवरऑल लेकिन मार्केट ऊपर लेवल्स पे टिकने ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि क्लियरली देखा है तो कंटिन्यूस ऊपर लेवल पे सेलिंग देखने मिल रहा है। तो सेल ऑन राइज का थोड़ा बहुत बन रहा है ऊपर की ओर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप के हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। वेराज अगर स्मॉल और मिड कैप की बात करते हैं, वहां पे बिग वाली देखने मिल रहा है। बिल्कुल लगता है कि और एक दो दिन मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है स्टॉक्स स्मॉल और मिड कैप में। हमें जब तक ये सपोर्ट्स के पास ना आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से रैली हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिला था स्मॉल और मिड कैप में, उसके चलते मुझे लग रहा है कि अभी ये प्रॉफिट बुकिंग ही है। ओवरऑल चार्ट अभी भी मुझे इतना खराब नहीं लग रहा है स्मॉल और मिड कैप में, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है मेरे लिए। आज दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे, एक बाय का है और एक सेल का है। क्योंकि एक बाय का रहेगा पहले आयशर मोटर्स। देखिए जिस तरीके से ऑटो में मोमेंटम है थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि इस तरह के वीकनेस में भी कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आयशर मोटर्स में बाय करने की राय रहेगी मेरा पहले आज की। और ऊपर का मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर टारगेट्स भी देखा है तो 5630 लेके 5700 लेवल्स देखने मिल सकते हैं आयशर मोटर्स में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5330 का। मुझे लग रहा है कि आयशर मोटर्स के ट्रायंगल ब्रेकआउट क्लियरली दे चुका है, और स्टॉक में मोमेंटम भी आज के दिन में देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, ऑलमोस्ट 2% का गेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा आयशर मोटर्स का मोमेंटम। और एक सेल का स्टॉक आएगा मेरा एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज के साथ में ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन था 375 376 का, तो वो उसके नीचे ऑलमोस्ट अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर एक डाउन टिक देखने मिल सकता है, जो कि 352 का लेवल एक सपोर्ट जोन है। तो उसके लिए मैं फ्यूचर्स में सेल करने की राय रहेगी 352 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 388 का एक्साइड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो एक ऑटो कंपनी और दूसरी ऑटो एंसिलरी कंपनी। ऑटो पर बाय आयशर मोटर्स, टारगेट 5630 के, 5700 के और 5330 का स्टॉप लॉस, और एक साइड में बिकवाली की सलाह है। टारगेट इसमें होंगे 352 के, स्टॉप लॉस 388 रुपए का आपको लगा के चलना है ऊपर की साइड में। वहां जाए तो सौदे से निकल जाए, इसका मतलब अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है, ये दो शेयर हो गए हरीश जी की तरफ से, एक बाय एक सेल। ओशो, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? क्या आपके पास भी एक बाय एक सेल है, या फिर दोनों खरीदारी वाले ही शेयर हैं अभी? ये दोनों खरीदारी की ही शेयर है मेरे पास, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मार्केट में जब तक ट्रेंड क्लैरिटी नहीं रहता है तब तक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। एंड दोनों ही काउंटर जो मेरे रडार में है वो दोनों में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहला काउंटर है टाइटन में। देखें पिछले 4 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे, एंड आज एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है 3500 के आसपास। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है टाइटन को। 3440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कि 3580 से 3600 के टारगेट्स
देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें आज काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है वो है स्विगी। स्विगी के काउंटर में अगर हम देखें आज वॉल्यूम के साथ एक स्पर्ट देखने को मिला है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकला है। नो डाउट वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है काउंटर, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास होवर कर रहा है करेंटली। सो स्विगी को खरीदने की राय है करंट लेवल्स पे। 362 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड नियर अबाउट 388 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। कंजम्पशन वाले शेयरों को लेकर बुलिश हो शो। टाइटन 3,580 और 3,600 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं, 3,440 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। सोना थोड़ा सा नीचे आया है और गोल्ड अगर अपनी चमक को खोता है तो उनके लिए रॉ मटेरियल है टाइटन जैसी कंपनीज के लिए, और इसके चलते हम शेयर में तेजी देख रहे हैं। 3,500 रुपए के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है टाइटन का शेयर। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कंजम्पशन में आज बाइंग तो हो रही है, टाइटन के अलावा टाटा ग्रुप की कंपनी हम देख रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर, उसमें बाइंग हो रही है। एक व्यू जरा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाला जो शेयर है इटर्नल, उस पर चाहिए। कुणाल, आप व्यू देंगे इटर्नल किस तरह से ट्रेड करना है और आपके हिसाब से क्या मौके हैं अगर कोई गिरावट आती है तो? आई थिंक अगर इटर्नल आप देखोगे तो चार्ट में हमने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखा था और 245 246 के जोन के आसपास, और वापस हमने वही लेवल्स को रिटेस्ट किया और वहां से हमें बाउंस दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक को 250 253 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो जाता है तो स्टॉक वापस 262 263 के लेवल्स बता सकता है। सो ओवरऑल व्यू साइडवेज टू पॉजिटिव है यहाँ पे। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो फिर डाउन साइड पे जो 20 डीएमए है 244 पे, उसका स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश एंट्री भी अगर आप ले रहे हो तो 244 का स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो। हाई लेवल्स पे आपको 262 263 के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। इटर्नल को लेकर ये आपके लिए राय। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एलन बैरी इंडस्ट्रियल के मैनेजमेंट से, जिनका आईपीओ आने वाला है। और हमारे साथ हैं कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, पदम कुमार अग्रवाला सीएमडी एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस, और वरुण अग्रवाल हैं ज्वाइंट एमडी इस कंपनी के। पदम जी और वरुण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। पदम जी, पहला सवाल आपसे होगा कि जरा अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि कंपनी आपकी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, और यहां से आप किस तरह से ग्रोथ को लेकर रणनीति बना रहे हैं। हमारी कंपनी मेनली हवा से जो गैस बनती है या हवा में जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, इनका व्यवसाय करती है। इसके अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एसिटिलीन और कुछ विशेष प्रोडक्ट्स जो कि जिनका स्पेशल यूज है वो भी बनाते हैं। प्राइमरीली बिजनेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन के चारों तरफ ही पता है। जी बिल्कुल, कंपनी की बिजनेस मॉडल पे तो चर्चा हो गई, लेकिन वरुण साहब ज़रा बताएं कि कंपनी जो है रेज कितना फंड कर रही है, और अगर आप ब्रेकअप दे सके ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है। तो हमारी फ्रेश इशू 400 करोड़ की है और ओएफएस 450 करोड़ की है। फ्रेश इशू हम 3 कैटेगरी में यूज करना चाहते हैं। फर्स्ट है एक नया प्लांट बैठाने के लिए, जो कि एक ग्रीनफील्ड मर्चेंट प्लांट है ईस्टर्न इंडिया में। सेकेंड कैटेगरी है हमारी डेट रीपेमेंट के लिए, और थर्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है पदम जी और वरुण जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ आंकड़ों में कि आपकी जो ज्यादातर जो सप्लाई है वो फार्मा को है और स्टील को है। क्या हम उम्मीद करके चलें कि यहां से आगे जाते हुए प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और आपको क्या लगता है कि जो ग्रोथ का ड्राइवर होगा आपके लिए जो सेक्टर, वो कौन सा होने वाला है? आपका फोकस कहां रहेगा? दोनों क्षेत्र में ही हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा और काफी कंजम्पशन बढ़ेगा।
ओवरऑल स्टील और फार्मा दोनों में ही ग्रोथ है और अच्छा ग्रोथ है। कुछ सिचुएशंस के कारण कभी कभी है जो थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, पर साल दर साल अगर देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही क्षेत्र में ग्रोथ ज्यादा होगा। उसके अलावा बाकी भी हमारे देश की जो अभी जो स्थिति है बहुत यूनिक है और ग्रोथ रेट अच्छा है, तो ग्रोथ रेट से फास्ट गैसेस का कंजम्पशन बढ़ता है। तो एक वाइड स्प्रेड सभी उद्योगों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि गैसेस का कंजम्पशन आगे और बढ़ेगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि स्टील और फार्मा तो समझिए लगभग अराउंड 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा 40% एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री सेगमेंट से हमें रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो जैसे कि हॉस्पिटल सप्लाई, जैसे कि सप्लाई टू डिफेंस कंपनीज, रेलवे कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनी, ऑटोमोटिव कंपनीज, तो ये काफी वेल डाइवर्सिफाइड एंड यूज कस्टमर बेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए। 24 से 26 जून तक आईपीओ खुलेगा। 850 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की कंपनी की कंपनी की योजना है और नाम है एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से दोबारा। बाजार में अगर बाजार पर लौटते हैं, अच्छा बात कर रहे थे जब मुझे ना वरुण सर से बातचीत करते करते सवाल करते करते याद आया कि आज वरुण बेवरेजेस में गिरावट काफी ज्यादा है और ये वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 4.5% के आसपास ही कमजोरी हो गई है। इस पर ओशो जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है, आपको लगता है कि क्या शेयर ये और नीचे जाएगा या फिर बाइंग अटेम्प्ट करें या फिर छोड़ें अभी इसको? मई मंथ से काउंटर ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है एंड उसके बाद से अभी तक वापस एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सो ये प्रॉपरली दिखाता है कि काफी वीकनेस है काउंटर में एंड अभी ऐसे मार्केट कंडीशंस में वीबीएल को अभी अवॉइड करके चलना चाहिए जब तक कि हायर लेवल्स पे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर नहीं क्रॉस ओवर करता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसका जो इमीडिएट सपोर्ट या नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट जो इसका लोअर लेवल्स पे है वो 430-35 के आसपास है। वहां एक बार काउंटर आता है देन हमें टेक्निकल पैरामीटर्स को वापस से रिव्यू करना होगा कि ओवर सोल्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है, तब हमें हो सकता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, बट ओनली फॉर अग्रेसिव ट्रेडर्स। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करने का, जो कि करेंटली अभी 475-480 के ऊपर है। 480 के ऊपर है, काफी दूर है, अभी 450 रुपए का शेयर हो गया। ओशो आपसे इजाजत लें, आपको शायद जाना है, उसके पहले एक आपसे सवाल पूछूं मैं? बिल्कुल। मुझे मतलब आपकी प्रोफाइल देख के लगा कि आपको ना ये लग्जरी गाड़ियों का शौक है। आपने एक हाल फिलहाल एक पिक्चर भी पोस्ट की थी, जरा बताएंगे कि कहाँ की तस्वीर थी वो? अभी मैं अप्रैल मई मंथ में यूएस गया हुआ था, तो वहां जितने भी अपने शौक थी लग्जरी कार्स की वो सारे थोड़े थोड़े पूरे करके आए हैं। बट इंडिया में एक बिल्कुल नॉर्मल कार है मेरे पास, बाहर गया था वहां की तस्वीर है वो। वहां पे मैंने रेंट किया था एंड मेरे भैया रहते हैं तो उनके पास भी तीन कार हैं, तो वो कार के साथ मेरे फोटोज हैं। नहीं, ये डिस्क्लोजर देने की क्या जरूरत है कि मेरे पास ऑर्डिनरी कार है। ठीक है तो है जो भी है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी ओशो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, हरीश जी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और ऑफ कोर्स निफ्टी की बात करें तो एक रिकवरी जो है स्टेज हो रही है, लेकिन ब्रॉडर इंडेसेस की बात करें तो यहाँ पे गिरावट अभी भी हावी है। लेकिन चलिए हमारे साथ विवेक कारवा को जोड़ते हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। गुड आफ्टरनून विवेक सर, आपको जोड़ रहे हैं। और ऑफकोर्स मिड कैप स्पेस में विवेक सर देख रहे हैं कि स्मॉल कैप स्पेस में भी गिरावट ज़्यादा देखने मिल रहा है। पिछले 7-8 सेशन में हमने देखा था कि वो ट्रेंड नहीं था, लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं। अभिषेक, कुछ खास रिसर्च है कि ब्रॉडर इंडेसेस टूट क्यों रहे हैं? बहुत बड़ा कंसर्न है आज, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? काफी आज तेज गिरावट है और हम देख रहे हैं कि पिछले 7 में से 6 सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कमजोरी आ गई है। और 7 कारोबारी सत्र की अगर हम बात करें तो दोनों इंडेक्स करीब 4 से 5% नीचे आ गए हैं। अब नीचे आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों के दोनों इंडेक्स चले बहुत थे। पिछले अगर हम 3 महीने की बात करें, जून से पहले तक, तो लोगों ने खूब जम के पैसे बनाए थे। तो पहला रीजन तो ये है कि नहीं चले बहुत थे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, इन शेयरों का बीटा ज्यादा होता है, रिस्क प्रोफाइल हाई होता है, और लिक्विडिटी की बात करें तो उस मोर्चे पे थोड़े से ना कम होते हैं। तो यहां से अब जो रिटेल जो निवेशक हैं वो थोड़े से एग्जिट लेने के मूड में दिख रहे हैं। और जो रिटेल निवेशकों का जो रुझान है वो लार्ज कैप शेयरों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे आंकड़े भी इंडिकेट कर रहे हैं। Q4 में यानी कि मार्च तिमाही में जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो ओनरशिप थी वो 9 तिमाही में सबसे कम रही थी, तो ये एक ध्यान देने वाली चीज है। अगर हम रिकॉर्ड हाई से बात करें तो मिड कैप इंडेक्स निफ्टी का करीब 6.25% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो करीब 9% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आपको दिखेगा। यही नहीं, FY26 के लिए अब EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर EPS डाउनग्रेड्स भी हो रहे हैं। स्मॉल कैप शेयरों की EPS में 6% की कटौती हुई है, मिड कैप की बात 3%, और वहीं अगर हम दिग्गजों की बात करें तो 2% के आसपास की कटौती हुई है। कोटक सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये जानकारी मिली। अप्रैल से जून के दौरान निफ्टी 500 के 70% शेयरों में डाउनग्रेड हुआ है और अर्निंग डाउनग्रेड हुआ है, और 30% शेयरों में अर्निंग अपग्रेड हुआ है, ये जानकारी भी आई। लेकिन जो वैल्यूएशन है निश्चित तौर पर एक वो कंसर्न है, क्योंकि अगर आप देखिए निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो 1 ईयर फॉरवर्ड पी है 27.2 के आसपास, और अपने हाइस हिस्टोरिकल हाइस के काफी करीब है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 28.3x है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो रीजनेबल वैल्यूएशन थोड़े से आपको दिखाई देंगे, 20.7x के मल्टीपल पर इसके पी आपको दिखेंगे। तो दिक्कत यह है कि स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशन है वो फ्रॉथ हो गया था, 27 के ऊपर इसका पी निकल गया था। और आमतौर पर यह है कि मिड कैप से ना डिस्काउंट पर ट्रेड होते हैं स्मॉल कैप शेयर, लेकिन ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। तो जाहिर सी बात है हाई वैल्यूएशन, थोड़ी सी चिंताएं मिडिल ईस्ट वाले तनाव को लेकर, और लोग थोड़ा सेफ्टी नेट खोज रहे हैं, जो बड़े शेयर हैं, जो दिग्गज कंपनीज हैं, और ये चर्निंग थोड़ी सी हो रही है लोगों के पोर्टफोलियो में। स्पेशली रिटेल निवेशक जो हैं वो स्मॉल कैप से दूरी बना रही है, और आंकड़े भी इंडिकेट कर रहे हैं अगर अर्निंग यहां से ग्रोथ मजबूत नहीं होती है तो इस वैल्यूएशन पर टिक पाना निश्चित तौर पर मुश्किल भी होगा। और वो वैल्यूएशन करेक्शन ऑलरेडी हम पिछले 5-6 सत्र से शरद हम देख भी रहे हैं। बहुत सटीक रिसर्च है और अभी एकदम टाइमली जो रिसर्च है। देखिए निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स कोशिश भी कर रहा है रिकवरी का, लेकिन गिरावट भारी है। निफ्टी स्मॉल कैप का भी यही कहानी है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और हमेशा एक सवाल उठता है फ्रॉथ। एक वर्ड है फ्रॉड, झाग उसको कहते हैं। क्या झाग है स्मॉल कैप में, SME में, माइक्रो कैप स्पेस में? लेकिन डिस्कशन मिड कैप स्मॉल कैप पे ही रखते हैं। विवेक सर, सबसे पहले बताएंगे कि फ्रॉथ अभी है स्मिड्स में, स्मॉल मिड कैप को हम लोग स्मिड्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि और फ्रॉथ क्लियर हो रहा है? क्योंकि 7-8 सेशन में हमेशा हम देख रहे थे कि एक अच्छी रनअप जो है ब्रॉडर इंडेसेस में देखने मिली, लेकिन आज जो ट्रेंड आ रहा है 9-10 दिन के बाद, अब दिख रहा है एक डाइवर्जेंस क्लियर आ रहा है बेंचमार्क इंडेसेस में और ब्रॉडर इंडेसेस में। आप जरा बताएं किस तरह देखते हैं इस चीज को? गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने जब स्मिड बोला था तो मुझे स्मग सुनाई दिया था पहले, तो मुझे लगा कि सही टर्म आप एक्चुअली यूज कर रहे हो। देखिए, जब बाजार करेक्शन हुआ था उसके पहले आप अगर वैल्यूएशंस देखो, और मिड एंड स्मॉल कैप में आपको डेफिनेटली वैल्यूएशंस बार बार देखना होगा, क्योंकि ये
हिस्टोरिकल तो नहीं, क्योंकि उसके बाद में करेक्शन आ गया, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जितना जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो उससे ज्यादा वैल्यूएशंस पे ये सारे के सारे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा और आंकड़ा अगर देखो तो जो नवंबर करीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर उस रेंज में जो बीएसई मिड कैप इंडेक्स था उसका हाईएस्ट पी करीबन था 44 और करेक्शन के बाद में वो करीबन 31 तक आया था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद में जो करेक्शन आया उसमें। और आज के दिन हम लोग वापस करीबन 37 के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं। तो और अगर इसका आप अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखो करीबन 10 साल का, तो मिड कैप का जो पी है वो ऑन द एवरेज मीडियन पी करीबन 31 है। तो इस हिसाब से काफी वैल्यूएशन आज के दिन भी जो लॉन्ग टर्म मीन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप अगर आते हो स्मॉल कैप बीएसई स्मॉल कैप, तो वहां पे करीबन 39-40 तक पी पहुंच गया था, जो 32 आके आज भी आपको करीबन 26 आके आज भी आपको करीबन 32 के आजू बाजू ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यही आप अगर करते हो निफ्टी 50 के साथ जो लार्ज कैप इंडेक्स है या फिर सेंसेक्स के साथ, तो आपको दिखेगा कि खाली 22-23% आई मीन 22-23 पी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली लार्ज कैप की ओर है। और लार्ज कैप में ज्यादा करेक्शन आया नहीं था। ऑफकोर्स इंडेक्स हमको देखने मतलब गिरते हुए देखने को मिला था ट्रम्प के आने के बाद, लेकिन उसके पहले भी वैल्यूएशन लार्ज कैप में ठीक ठाक थे जब मिड एंड स्मॉल कैप बहुत कॉस्टली चल रहे थे। अब रिकवरी के बाद मिड एंड स्मॉल कैप काफी तेजी से रिकवरी दिखाए और वैल्यूएशन वाइज वापस डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स में है। तो यहाँ पे अगर कोई नया निवेशक आता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में या फिर लार्ज कैप फंड्स में ही आपको ज्यादा फोकस देना चाहिए। दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब होती है तो आपको दिखता है कि ये सेगमेंट आपको फिर भी बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर कोई भी गिरावट आती है तो इतनी ही तेजी से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो मिड एंड स्मॉल कैप डेफिनेटली कॉस्टली है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अगर रिसर्च करते तो आपको आज भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस में मिल सकते हैं। तो इन लार्ज ओपिनियन ओवरऑल ओपिनियन में लार्ज कैप काफी कंफर्टिंग है, कहीं पे भी आप जाके निवेश कर सकते हो, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में आपको बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स वाइज कॉस्टली है। और अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज ग्लोबल फ्रंट से आती है तो यहाँ पे आपको वापस डीप करेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो पिक एंड चूज स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी होगी। पिक एंड चूज स्ट्रैटेजी, मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल कैप स्पेस या मिड कैप स्पेस देख रहे हैं, कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट ज़रूर है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जो मोमेंटम है लार्ज कैप के तरफ भी मूव कर रहा है, अगर आप लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करें या लार्ज कैप स्टॉक्स डायरेक्ट इक्विटी पे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलावा ट्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग की वजह से जो एफएनओ सेगमेंट का रिसर्च है, खास पुलकित लेके आते हैं हमारे लिए। पुलकित, अब किस तरह मार्केट की पोजीशनिंग हो रही है ज़रा बताएं। और अराउंड 12 बजे जब हमारी लास्ट टाइम बातचीत हुई थी तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा था, अभी भी क्या हम उस ट्रेंड में हैं कंसोलिडेशन में, या कुछ नया डेटा आया है, ज़रा बताएं। जी शरद जी, मोटा अगर देखा जाए ना तो एक्सपायरी ठंडी नजर आ रही है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़े मूव नहीं आ जाते। तो मैं डेटा पढ़ देता हूँ, बोलिए एक, और वो डेटा से साफ समझ आ जाएगा कि क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं। जो इंडिया विक्स है वो लगभग 14.1 14.2 के आसपास हॉवर कर रहा है, ये सुबह से ही हालात ये हैं। फिर उसके बाद जब हम निफ्टी की बात करते हैं तो जो पुट कॉल रेशो है वो करीब 0.97 पर है और मॉर्निंग में 0.95 था, मतलब उसमें भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। मोस्ट एक्टिव पुट की बात की जाए तो यहाँ थोड़ा गौर रखिएगा, 24,800 यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल देखी गई वॉल्यूम के मामले में। वहीं अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात कर लेते हैं तो वो 24,850 और 24,800 ये दो स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल राइटिंग देखी गई है। वहीं अगर हम सिर्फ आज की एक्सपायरी जो कि अभी 3:30 बजे खत्म हो जाएगी, वीकली एक्सपायरी, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,850 के पास है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,800 है। और यहाँ पे मैं आपको शेयर्स भी बता दूं तो जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे करीब 5.25 करोड़ शेयर्स वो वहाँ पर रेजिस्टेंस बना के बैठे हैं। और अगर मैं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट जो कि 24,800 पे उस पर बात करें तो करीब 7 करोड़ शेयर वहाँ पे शॉर्ट होके बैठे हैं। तो इतनी छोटी सी रेंज में बिल्कुल ऐसा चिपका के रख दिया है मार्केट को। मैक्स पेन की बात कर लेते हैं, वही 24,800 के ऊपर है।
बैंक निफ्टी, हालांकि इसकी एक्सपायरी नहीं है फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो पीसीआर का वो 0.66 है, जो कि सुबह करीब 0.69 था। हाईएस्ट कॉल और पुट दोनों का ओपन इंटरेस्ट 56,000 के पास बना हुआ है। सिक्योरिटीज इन बैन की बात कर लेते हैं तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, CDSL, चंबल फर्टिलाइजर, मन्नपुरम, RBL बैंक और टीटागढ़। पॉसिबल एग्जिट्स की अगर हम बात कर लें तो जो पॉसिबल एग्जिट हैं वो लगभग जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 80% के नीचे आ जाएगी। तो शरद जी, सॉफ्ट तो बाहर आ रहा है, इसकी करीब 79% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आ गई है, तो ये तो लगभग कल बाहर आ जाएगा। बाकी CDSL, चंबल फर्टिलाइजर और मन्नपुरम को देखना होगा कि आप आते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी इनकी 80 के ऊपर ही है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा क्लोजली देख लेते हैं, जो हमने दोपहर में भी बात की थी और सुबह भी बात की थी, तो प्रोड्यूसर साहब वो चार्ट लगाइए थोड़ा सा, कैंडल चार्ट, वो दर्शकों को समझने के लिए इजी पड़ेगा थोड़ा। उस चार्ट में जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि जो 20 लगभग सेशन थे, वो 20 सेशन पे वहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ 25,050 और 24,400 के एक रेंज में। थोड़ा सा ब्रेकआउट आया 25,000 के ऊपर, वापस अंदर घुस गया उसी रेंज में और अभी भी वो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम ये उम्मीद रहेगी कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी चालू होगी नेक्स्ट वीक में, उसमें कोई एक मूव आए इन दोनों, या तो ऊपर या नीचे, दोनों में किसी एक तरफ अगर ये रेंज को तोड़ेगा तो एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोर और लेस एक्सपायरी तो ये बीच में नजर आ रही है, जो डेटा मैंने आपको बता ही दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित। एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स हो या विक्स हो, ठंडा पड़ा है और कंसोलिडेशन रेंज में है, लेकिन जो एक आंकड़ा है 24,800 24,700 का कॉल, डायरेक्टर साहब इस पे भी नज़र रखेंगे। आप यहाँ पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी चेंजेस देखने मिल रही है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया जाता है तब डाउनवर्ड साइड हो या अपवर्ड साइड हो, वहाँ पे एक नया ट्रेड एस्टैब्लिश होगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है ऑफ कोर्स हम इंपॉर्टेंट टेक्निकल गेस्ट के जो है पिक्स डिस्कस करेंगे। BT, ST, STBT ट्रेड्स क्या है, मार्केट सेट 3 में कौन से फंडामेंटली या वॉल्यूम रिलेटेड स्टॉक्स है जिनको आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ हम लेके आएंगे। जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। ब्रेक के बाद बाजार में हम देखने की कोई उत्साह नहीं है। निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 225 अंकों के आसपास की है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है, क्योंकि आज हो रही है मिड कैप की और स्मॉल कैप की जोरदार पिटाई। दोनों के दोनों इंडेक्स करीब 1.5% नीचे जाके कारोबार कर रहे हैं। दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हरीश जुजारे हैं और कुणाल शाह हैं। हम शेयरों पर एक एक करके व्यू लेते हैं और एक काम करते हैं, फटाफट कुछ शेयरों पर जरा हम व्यू लेते हैं। टाटा मोटर में आज हम देखने की थोड़ी सी ना शॉर्ट कवरिंग आ रही है इसमें। टाटा मोटर ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ था जब इन्होंने अपना EPS का एबिट का गाइडेंस घटाया था, उसके बाद हमने तेज बिकवाली देखी। कुणाल जी, एक बार टाटा मोटर पर व्यू दीजिए, क्या ये शेयर थम जाएगा, यहां से चलेगा, क्या लग रहा है आपको? अच्छा ठीक है, कुणाल शाह हमारे साथ नहीं है। हरीश, आपसे ये सवाल होगा, टाटा मोटर्स क्या करना चाहिए अभी? अभिषेक जी, जिस तरीके से हमने टाटा मोटर्स में एक रिसेंटली रैली देखा था, लेकिन ऊपर के और 750 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन था, तो वो क्रॉस करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था टाटा मोटर्स को। वहीं से हमने फिर से एक बार नीचे डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो थोड़ा बहुत और वीकनेस इंडिकेट कर रहा है स्टॉक चार्ट्स के ऊपर। हो सकता है कि 650 640 लेवल तक हम लोग देखने मिल सकते हैं टाटा मोटर्स को रिवर्स होने से पहले। तो ये सपोर्ट जोन से यहाँ पे जहाँ पे टाटा मोटर्स को दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फर्दर थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है टाटा मोटर्स में। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि फर्दर रैली एक बार देखने मिल सका। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट जोन जैसे मैंने बताया 650 से 640 के रेंज में है, तो वहां तक फर्दर डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो किसी का लॉन्ग है तो होल्ड बने रहे, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट सेटअप बना हुआ है तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा बेरिश नहीं है, लेकिन जो भी है एक करेक्टिव फेज है, तो करेक्टिव फेज और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे लग रहा है कि स्लोली टर्न अराउंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 640 के स्टॉक के साथ आपको ये होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो भी है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतना ज्यादा क्लियरली ट्रेंड पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो बाइंग तो अवॉइड करूंगा क्लियरली। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल बाय होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस को। ठीक है,
640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड करने की सलाह है। एक और बड़ी कंपनी रिलायंस के बारे में राय लेंगे। विवेक जी, पिछले 4-5 सत्र से हम देख रहे हैं कि बहुत ही छोटे रेंज में है, मतलब अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मुश्किल से 10 रुपए की रेंज है, उसी में क्लोज कर रहा है शेयर। ये रिलायंस को लेकर आपका व्यू क्या है? यहां से मान लीजिए किसी को निवेश के लिए खरीदना हो तो अभी बाइंग करें, या फिर थोड़े से ये जियोपॉलिटिकल चिंताएं थोड़े सबसाइड होने दे, उसके बाद कोई व्यू बनाएं? देखिए, अगर रिलायंस को आपको बाई करना होगा तो एक दो बम्पर रिजल्ट रिलायंस को दिखाना होगा, क्योंकि वैल्यूएशन फ्रंट पे आप अगर देखो तो जो करीबन 23 एक पी पे चल रहा था, ये आज के दिन आपको 27-28 के बीच में मिलेगा। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका डेफिनेटली इफेक्ट कंपनी पे आ सकता है, अगर ये टेंशन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी तक तो क्रूड ऑयल इतना बहुत ज्यादा कोई रैली दिखाया नहीं है जितना दिखा सकता था ईरान को लेकर। लेकिन आगे चल के अब यूएस अगर एंटर करता है वॉर फ्रंट में, तो ये सिचुएशन कैसे प्ले आउट होगी, ये कोई चार्ट या कोई फंडामेंटल लिस्ट नहीं बता सकता। तो आपको अगर लेना ही है, डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है ये, लेकिन लेना ही है तो थोड़ा सा समय देके वेट करके सिचुएशन एक बार और थोड़ी क्लियर हो जाए, उसके बाद में ही आपको देखना चाहिए। तो तब तक अवॉइड रहेगा मेरा। वेट इन वॉच रिलायंस के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। पॉलिसी से पहले हमने देखा था कि पॉलिसी के पहले जो रनअप था शेयर को ले गया 3100 रुपए के लेवल तक, उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखा, लेकिन आज ना सिर्फ क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है बल्कि लोअर लेवल से इसमें बाइंग अच्छी आई और फिर से उस लेवल को अचीव भी कर लिया है। आज का है 3106 रुपए का। तो निश्चित तौर पर फंडामेंटल्स तो इसके स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चार्ट्स पर भी ये शेयर बहुत ही वेल प्लेस दिखा है। हरीश भाई, एमएनएम कहां तक जाएगा? ये तेजी का मौका है इसमें? अगर एमआईएम के चार्ट में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है एमआईएम। हमने एक अच्छा खासा रैली देखा ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन एमआईएम अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और रेजिस्टेंस जोन है 3140-150 के अराउंड, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप तेजी का ही है, क्योंकि जिस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कन्वीनियंसली होल्ड कर रहा है, जो कि 2900 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी तेजी का ही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 3140 का लेवल अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक रैली शुरू हो सकती है। ऊपर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 3280 और उसके ऊपर भी निकलने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो ओवरऑल अभी देखा है तो ऑटो सेगमेंट में थोड़ा बहुत मोमेंटम ही है बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करना है तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। जिस तरीके से सेटअप है उसमें से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है स्टॉक प्राइस, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है ग्रेजुअली और वॉल्यूम्स भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाइंग भी मैं रेकमेंड करूंगा एम के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2900 का, और टारगेट्स बनेंगे मेरे इमीडिएट बेस में 3250 का, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 3500 का लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों में बाइंग की रुझान रहेगी एम में। एमएनएम पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, ऑफकोर्स डेज हाई लेवल पे भी है। लेकिन चलिए एविएशन सेक्टर पे जो है कुछ न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों पर एक्शन हो सकता है। सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट 2025 को नोटिफाई कर दिया है। पूरी डिटेल्स बता रही है निवेदना प्रभु। एयर सेफ्टी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरक्राफ्ट डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस रूल्स 2025 को नोटिफाई कर दिया है, जो अब से लागू माना जाएगा। इनका मकसद है कि एरोड्रोम्स के आसपास मौजूद कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डिंग हो, टेम्पररी स्ट्रक्चर हो या पेड़, अगर कोई फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरा बनता है तो उससे लीगली हटवाया जा सकेगा। ये कदम भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत लिया गया है और एविएशन जोन्स में एनक्रोचमेंट से जुड़ी पुरानी चुनौतियों को एड्रेस करता है। पहले बार अथॉरिटीज को ये अधिकार मिला
है कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स को पहचान करे, उन्हें नोटिस दे और ज़रूरत पड़ने पर डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू करे। इसमें बिल्डिंग की डेफिनेशन को भी लेकर दिया गया है, जब इसमें होर्डिंग शेड्स और दूसरी वर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शंस भी शामिल है। मकसद साफ है, फ्लाइट पाथ को क्लियर रखना, रनवे ऑपरेशंस को सेफर बनाना और नियर मिस इंसिडेंट्स को रोकना। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे जो है क्या क्या पाबंदी लग सकती हैं, खासकर की स्ट्रक्चर्स को लेके, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर एयरपोर्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एविएशन पे भी नज़र आएगा। और फर्स्ट क्वार्टर FY26 में स्ट्रीट जो है एक्सपेक्ट करेगी Q1 नंबर थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। देखिए कैंसिलेशंस हो रहे हैं, कहीं कहीं क्लोजर ऑफ एयर स्पेसेस हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो एबिटडा होता है, जो एक ऑपरेशनल पैरामीटर होता है जो हम एविएशन स्टॉक्स के लिए चेक करते हैं, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और ऑफकोर्स एक ही कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे जिसका 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है भारत में, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। ऑफकोर्स कुछ बड़े एग्जिट्स भी आए हैं, प्रमोटर के ब्लॉक्स हुए हायर लेवल्स पे, उसके बाद से करेक्शन मोड में गया है। विवेक सर एक बार बताएंगे, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टीम लूज हो रहा है। ऑफकोर्स आज मार्केट में तो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं आया जिस तरह देखा गया ब्रॉडर इंडेक्सेस में, लेकिन फिर भी इंटरग्लोब एविएशन थोड़ा सा थमेगा। पहले तो ऑन द लाइटर पार्ट, आपकी कलीग बोल रही थी कि बड़ी बिल्डिंग्स के कारण एयरलाइंस को खतरा हो सकता है। एक्चुअली उल्टा होकर रखा है एयरलाइंस के कारण बड़ी बिल्डिंग्स को खतरा हो गया आजकल। तो एनीवे देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो रियलिटी इंडेक्स नीचे है वो भी एक फैक्टर है इस न्यूज के कारण, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स आज के दिन इस बलबुते पे दिखते हैं कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। तो अब कैसे टाइप के रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका कोई इम्पैक्ट रियलिटी स्टॉक्स पे पड़ने वाला नहीं है। जहां तक इंटरग्लोब एविएशन का सवाल है, आई थिंक ये नो ब्रेनर है। और आप बोल रहे हो कि कैंसिलेशंस हो रहे हैं, विवेक जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ज़रा अनम्यूट करें। विवेक जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अनम्यूट करें। लगता है कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, विवेक जी के पास हम जल्द आएंगे। लेकिन चलिए हमारे खास सेगमेंट में चलते हैं, हमारे ऑप्शन के चैंपियन। तो ऑप्शन के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे स्नेहा सेठ एंजल 1 से। गुड आफ्टरनून स्नेहा मैम, आप अपने कॉल बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें मार्केट में ओवरऑल थोड़ा सा आज अगेन कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पे आईटी स्पेस पे जो विप्रो है, इस काउंटर की जो चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली अगर आप देखें तो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी है हाई लेवल से, और जो लोअर लेवल्स है यहाँ पे एक अच्छा बेस बन गया है 235 जोन के आसपास, और जो एक रेजिस्टेंस था अभी लास्ट 3 सेशंस में 265 के आसपास, ये सरपास हुआ है आज के सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड की मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि एट दी मनी की जो 265 की कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। 3.75 में से बाय करना है, स्टॉप लॉस 2.5 का लगाना है, एंड टारगेट रहेगा 5.75। As per the targets and stop loss mentioned, maximum risk involved है, that will be around 4,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 8,000 तक। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं IF 3:2 के रेशियो पे आ रहा है और 50% है। बट देखिए विप्रो जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट 3.75 रुपीज़ का है। लेकिन देखिए जब भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं वायदे बाज़ार में तो वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछे, क्योंकि लगभग 10 में से 9 लोगों का यहाँ पे नुकसान देखने मिलता है, तो जोखिम भी बहुत है, तो सोच समझ के ट्रेड ले। लेकिन ऑफ कोर्स विप्रो की बात करें तो या टॉप गेनर भी है निफ्टी आईटी पैक में, और सिर्फ एक ही मात्र गेनर भी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन हरीश जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हमारे शो में, और मैं वेलकम करता हूँ लक्ष्मीकांत जी को जो हमारे साथ जुड़ने वाले और इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स बताएंगे आखिरी आधे घंटे में। और हमारे साथ जो आप जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद BTST ट्रेड्स, STBT ट्रेड्स, मार्केट्स एट 3 और इम्पॉर्टेंटली क्या इवेंट्स टू वॉच पे फोकस रहेगा।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड को लेके जो है चर्चा चल रही है। $77 के ऊपर जो है ये आंकड़ा चला गया है। मैंने ऑफ कोर्स जो वाल होती है जो हम कहते हैं, ये यहाँ पे ONGC ऑयल इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं। यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिलती है। और ऑफ कोर्स हमने ये ऑलरेडी देख लिया जब ये रैली आई थी $64 के बाद जो जंप आया था 2-3 दिन में, जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देखने मिल रहे हैं। ONGC ऑयल इंडिया ऑफ कोर्स फोकस में रहेंगे। थोड़ी देर पहले हमने एक एविएशन कंपनी की भी बात की थी विवेक सर से, लेकिन अब क्रूड डेरिवेटिव वाले भी कंपनीज हैं। आपके टायर स्टॉक्स लीजिए, पेंट स्टॉक्स लीजिए। एक बार फायर करें पेंट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स को लाए स्क्रीन पे। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक ब्लॉक भी आया था रिलायंस का। और ऑयल इंडिया ONGC दोनों स्टॉक्स को देखिए नज़र में, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और डेज हाई लेवल्स के आसपास दोनों स्टॉक हैं। तो ये ब्रेंट क्रूड का जो चाल है अब लग रहा है कि सस्टेन कर सकता है $75 प्रति बैरल पे। तो ऑफ कोर्स वॉलीटिलिटी बहुत रहती है। तो विवेक सर, सबसे पहले ये जो क्रूड का प्ले है ये तो लग रहा है सस्टेन करेगा। ऑफ कोर्स 1-2 हफ्ते हमने देख लिए, अगर सीज़ फायर या जो पॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है ईरान में या जो क्राइसिस आ रही है ऑयल की, तो वो स्पिल ओवर हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट बोल भी रहे कि 80 to 85 देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में, अगर क्लैरिटी नहीं आता है। तो विवेक सर, सबसे पहले बोला ये ब्रेंट क्रूड का प्ले हम कैसे करें? ये शॉर्ट टर्म प्ले रहने वाला है कि इसमें कुछ लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं से आ रहा है? देखिए, अब इसमें ऐसा है ना कि जब तक आपका ग्लोबल टेंशन रहेगा तो हो सकता है कि ये चांसेस रहेंगे कि ब्रेंट क्रूड आपका और ऊपर जा सकता है। अब प्रेडिक्शन जहां तक का सवाल है, 2 रिसर्च ऑलरेडी आ चुके हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के। एक तो करीबन 95, 97 का प्रेडिक्शन आया था, और अगर ईरान के साथ थोड़ा और अग्रेसिव होते हैं तो ये 125 तक भी जा सकता है करके ये भी प्रेडिक्शन आया हुआ, ये एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में है। अब बात ऐसी है कि अब कौन सा सच होगा नहीं होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि ये युद्ध किस और मोड़ लेने वाला है। आज भी अगर समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत सुलह हो जाती है या फिर ईरान बैक टू द टेबल्स आ जाता है, तो आपको ऐसा ही एक डीप करेक्शन भी ब्रेंट क्रूड में देखने को मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जिस हिसाब से रुख अभी ईरान का है, लग नहीं रहा है वैसे होने वाला है। लेकिन अगर ब्रेंट को इमीडिएटली 90-100 जाना था तो इनफैक्ट अब तक चला गया होता, क्योंकि जो थोड़े दिन पहले था 64-65 और वहां से 75 अगर आता है तो बहुत बड़ा रैली, इतने बड़े युद्ध होने के बावजूद मतलब वो जो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है, इतना सही रैली हुआ है एक्चुअली। तो अब ये है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो वॉर पे डिपेंड करता है, तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा। लेकिन हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको ऐसा इकोनॉमी भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉलर जब ऊपर जा रहा है आपको करीबन एक तो जीडीपी पे मार खाता है, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कॉस्टली होगा, मतलब और ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर यहीं पे अगर सस्टेन करता है अगले हफ्ता भर और, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी थोड़े दिन पहले जैसे आरबीआई बोल रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में और इसके लिए रेट कट हुआ था, अब जो एक और रेट कट हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है कि इस चक्कर में अब आरबीआई वो एक्शन नहीं ले और हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट ऊपर भी जाए। तो इसके काफी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अगर और ऊपर जाता है और यहाँ पे भी अगर सस्टेन करता है तो। लेकिन हाँ, ये तो वेट एंड वॉच का ही अप्रोच होगा। और जहां जहां आपको डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं स्टॉक्स, जैसे पेंट्स है या फिर टायर इंडस्ट्री है, ये सब स्टॉक से आप थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए आप जैसे एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश की थी, 2400 तक गया था, लेकिन इस न्यूज के बाद वापस ये 2200 तक स्टॉक आ गया है। तो यही एक रेंज में रह सकता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे होंगे उसी बेसिस पे स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखाएंगे। तो जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको आई थिंक अवॉइड करना ही बेटर रहेगा यहाँ पे। ये बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट टू डेरिवेटिव थीम्स, उस पे जो है अवॉइड ही रखें। और ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडिसेस का भी फ्लेवर यही है कि गिरावट आ रहा है, तो दोनों ही जगह फॉलिंग नाइव्स पे अपने हाथ ना डालें। लेकिन मैं लक्ष्मीकांत जी आपको एक बार लाऊंगा। कोटक बैंक, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्ट्रेंथ आ रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में ऑफ कोर्स वॉलीटिलिटी है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी कोटक बैंक की बात करें, यहाँ पे पोजिशनली क्या लगता है और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक,
इसके बारे में बताएं, क्योंकि बाकी सारे इनके जो पीयर्स हैं वो लाल निशान में गए हैं और एचडीएफसी बैंक हल्के से हरे निशान में, पर कोटक बैंक देखिए अपने स्ट्रेंथ बना के रखा है, कोई वॉलेटिलिटी स्टॉक में नहीं दिखा है, 2150 के लेवल्स के पास है। बताएं ज़रा लक्ष्मीकांत जी। गुड आफ्टरनून शरद जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतने ब्रॉडर मार्केट में पेन है, बट अगर हम कोटक बैंक के चार्ट्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। इसमें हमें एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देखने को मिला था 9th ऑफ जून के बाद, तो वहां से इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम हम देख पा रहे थे, बट उसके बाद ही यहाँ पर वो मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। बट अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों का सेशन देखेंगे तो यहाँ पर कोटक बैंक अपने 20 और 50 डीएमए का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आरएसआई के चार्ट्स पर नजर डालता हूँ तो वो भी अभी 55 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मोमेंट है वो अपसाइड का नजर आ रहा है। एक ब्रेकआउट लेवल्स है 2172 के आसपास, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें अपसाइड के ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में, और उस दौरान फिर स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग है 2290 वहां तक निकल सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, तो मुझे लगता है कि 2080 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 2172 के ऊपर आएगा, वहां से ऊपर निकलता है देन 2290 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक में। एक बार स्टॉप लॉस है 20080 और टारगेट प्राइस क्या था, एक बार लक्ष्मीकांत जी फिर बताएंगे। जी, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2080 का रहेगा, और जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2290 के। अच्छा, 2290 का टारगेट प्राइस, 2080 का स्टॉप लॉस। तो ऑफकोर्स कोटक महिंद्रा बैंक आज स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है दिन के ट्रेड में। लेकिन चलिए एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स और कहाँ पे इवेंट्स टू वॉच रहेंगे। रुख देख लेते हैं। ब्रॉडर इंडेक्सेस जो है ब्लीड कर रहा है, सिंप्लीफाई करें तो मिड कैप स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों पे चार्ट्स एक बार स्क्रीन पे लाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मोमेंटम आ रहा है। रिकवरी करने की कोशिश तो हो रही है पर हो नहीं पा रहा है। आप देखिए निफ्टी 50 यहाँ पे एक रिकवरी आई थी, बट अब थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। अभी भी 15 पॉइंट गिरा है, 24,800 का इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे फिर आ गया है। तो ऑफकोर्स थ्रू आउट द डे हमें लग रहा था ये 24,800 का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लेकिन सपोर्ट लेवल्स देखें तो लगभग 24,700 पे। एक बार निफ्टी बैंक पे भी नज़रिया रखते हैं। एक रिकवरी की ट्राई हुई थी, लेकिन अब जो है लाल निशान में आ गया है निफ्टी बैंक। इसके चार्ट एक बार लाते हैं स्पॉट रेट्स पे, तो पता चलेगा कि क्लैरिटी क्या है बैंकिंग स्पेस में। ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है लाल निशान में भी हैं। देखिए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन में आ गया है, रिकवरी का भी डेज लो पे आ गया है, तो ऑफकोर्स थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है। और ब्रॉडर इंडेक्सेस में तो सारे दिन ही गिरावट देखने मिल रही थी, तो उसमें कुछ चेंज ज़्यादा नहीं देखने मिला है। लेकिन ऑफकोर्स चलते हैं और यहाँ पे जो है अब थोड़ी सी एक बार मार्केट की भी चेक ले लेते हैं, तो ये आपको देखने मिल गया है। विवेक सर, यहाँ पे ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडेक्सेस की तो बात हो गई है, लेकिन लार्ज कैप में कोई अच्छे कंपनीज या कोई सेक्टर्स आपको दिख रहा है कि जहाँ पे इस वॉलेटिलिटी में जो है एक शेल्टर मिल सकता है? देखिए आईटी में एक अच्छी मोमेंटम आई, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, विप्रो को हटा दीजिए। आईटी के अलावा कोई लार्ज कैप स्पेस में लगता है जहाँ पे एक्शन देखने मिलेगा? बहुत मुश्किल है आज तो इनफैक्ट एक्सपायरी को लेते हुए भी बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट है ओवरऑल, ये आज के दिन एक तो जैसे आपने कहा आईटी है, और दूसरा मुझे कुछ हद तक ऑटोमोबाइल भी ठीक ठाक लग रहा है। और उसके अलावा फार्मा, अब फार्मा में ये टैरिफ वापस ये गेम चालू हो गया, तो इसके कारण थोड़ा बहुत डाइजी हो सकता है ये। लेकिन लार्ज कैप साइड में इनफैक्ट स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, अगर क्रूड स्टेबल हो, और स्टॉक्स लाइक क्योंकि इसका नेगेटिव फैक्टर भी कुछ हद तक का फैक्टरिंग हो गया है, टाटा मोटर्स वगैरह थोड़ा सा डिप अगर मिले तो ऐसे कंपनीज फिर भी ठीक लग रही है। लेकिन ओवरऑल मेरा तो ये कहना रहेगा कि आज अवॉइड कर सकते हो, इनफैक्ट टाइम भी नहीं बचा है, और कल का मूवमेंट देखने के बाद कुछ डिसीजन पे हम लोग आ सकते हैं। और आप अगर एक और लार्ज कैप सेगमेंट देखो तो आज काफी टूट रहा है जो बैंकिंग इंडेक्स है, तो बैंक्स मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल। तो जितने भी
लार्ज कैप बैंक्स है, पर्टिकुलरली आज सुबह से इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा कर रहा है और इस पे मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था लॉन्ग बैक, तो वो अभी भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो फैक्टरिंग हो चुके हैं उसमें, और अभी स्टेबल है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि एक्सिस बैंक भी अच्छा खासा करते हुए आपको दिखेगा। तो मेरा फर्स्ट चॉइस बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे, उसके बाद में रियलिटी, और उसके बाद में कंज्यूमर रिलेटेड जैसे एशियन पेंट्स वगैरह है। ऑफ कोर्स आपकी भी राय है, और एफआईज भी जो है हमारे कुछ ब्रोकर्स बता रहे हैं कि कुछ बाइंग जो है लो लेवल्स पे कर रहे हैं आज दिन के ट्रेडिंग सेशन में। रिटेल और फिर कंजम्पशन तीनों ही स्पेस पे इंटरेस्ट बनी हुई है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो एक खास सेगमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ऑफकोर्स BTST STBT ट्रेड्स पे भी नजर रहेगी। Presented by Canara Bank. Together we can. स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे, और ऑफ कोर्स अब चलते हैं एक खास पेशकश की। अहमदाबाद विमान हादसे पर जो है पहली बार टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है टाइम्स ग्रुप की एडिटर इन चीफ नविका कुमार से। आइए आपको सुनवाते हैं। Mr. Chandrasekharan, the families that have lost their loved ones, जिनके परिवारों में छोटे बच्चे, और मैं वो जोशी परिवार भूल नहीं पाती हूँ क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे एक नई जिंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारने लंदन जा रहे थे। एक बाप जो अपनी वाइफ के लास्ट राइट्स करके वापस जा रहा था अपनी 2 बेटियों के पास। 2 यंग लड़कियां जो अपनी ग्रैंडमदर के बर्थडे के लिए आई थी, उन्हें आज आप क्या कहेंगे? It is a extremely difficult situation where I have no words to express to console any one of them. I just deeply regret that this whole accident happened in a Tata-owned airline. And I feel very sorry, and all we can do is to be with them at this time. We grieve with them, and we do everything we can to support them at this hour and beyond. आज अपने शब्दों में कुछ उनके लिए कह दें, कोई मैसेज उन परिवारों के लिए। मैं इतना बोलूंगा कि जो हुआ है वो अनफेथेबल है। हम बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, और आपके साथ जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है एन चंद्रशेखरन से। लेकिन नज़र में रखिए HDFC बैंक को, लाइए स्क्रीन पे। HDFC फाइनेंशियल का जो IPO जो एक 25 जून को खुलने वाला है, 27 जून तक रहेगा। ऑफकोर्स ये IPO की डिटेल्स आ गई है, और हमारी जो सोर्सेज जो हमें से बातचीत हुई है वो अनलिस्टेड स्पेस में यहाँ पे एक्शन भी देखने मिला था। मई में इसका भाव 965 का था, अब ये भाव जो है लगभग 1225 से 1250 रुपये का है, पर ये अनलिस्टेड का भाव है, ग्रे मार्केट का। तो ये जो ऑफकोर्स बताता है किस तरह मोमेंटम जा सकता है। शेयर की प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, लेकिन देखिए HDFC बैंक को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाए। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO का जो है डिटेल्स आ गया है। RHP ने लॉन्च कर दी है, IPO की अर्जी दी है 25 से 27 जून को ये पूरा IPO रहेगा। तो डायरेक्टर साहब HDFC बैंक जो इनके होल्डिंग कंपनी है उस पर फायर करे, तो उस पर देखिए क्या रिएक्शन आता है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है, बट इम्पॉर्टेंटली फ्लैटिश इम्पैक्ट है। ऑफकोर्स HDFC बैंक की भी बात कर लेते तो लक्ष्मीकांत जी,
HDFC बैंक में तो ऑफकोर्स मोमेंटम देखने मिल ही रहा है और हम इसके साथ सारे डिटेल्स बताते रहेंगे, लेकिन जल्दी से आप अपने BT ST या STBT कोई ट्रेड है तो वो जल्दी देखिए, एक BTST ट्रेड भी है और STBT ट्रेड भी है। सबसे पहला रिकमेंडेशन हमारा निफ्टी ऑटो स्पेस से होगा, जो कि है M&M। यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक आने वाले समय में तेजी बनी रहेगी। आज का जो फॉर्मेशन है बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का है और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हमें निचले स्तर पर दिखाई दे रहा है, वहीं से उछाल आता दिख रहा है M&M में। सो 3030 के स्टॉप लॉस के साथ हम को बाय कर सकते हैं और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो आता हुआ दिखाई दे रहा है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3210 का। सेकंड जो है वो STBT ट्रेड है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो पिछले कई दिनों से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और आज यहाँ पर हमें डेली के चार्ट पे एक डिसेंडिंग, आवरली के चार्ट पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और गिरावट बनते हुए देखने को मिल सकती है बालकृष्ण इंडस्ट्री में, तो इसको हम शॉर्ट करके चल सकते हैं इस करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2480 का और जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं इनिशियल लेवल पे वो आ रहे हैं 2280 के। बिल्कुल, एक बार रिवाइज करा देते हैं दोनों कॉल्स। M&M BTST ट्रेड रहेगा, टारगेट प्राइस 3210 और दूसरा स्टॉप लॉस है 3030 का। और STBT ट्रेड में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे नज़र रखिएगा, जहाँ पे शॉर्ट पे जो पोजीशन है स्टॉप लॉस 2480 का और टारगेट प्राइस 2280 का। इन दोनों स्टॉक्स पे जो है नज़र ऑफकोर्स रहने वाली है ना। ऑफकोर्स HDFC बैंक पे जो हमारी जो चर्चा चल रही थी, ऑफकोर्स बैंकिंग स्पेस पे भी डिस्कशन बहुत हुई है, लेकिन इसके अलावा लक्ष्मीकांत जी कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, दिग्गज FI फेवरेट्स वाले होते हैं, बैंकिंग IT इनको साइड में रखते हैं। कुछ छोटे मझोले सेगमेंट्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक्टिविटी ज़्यादा देखने मिल सकता है, कंजम्पशन के भी नाम है, या कंजम्पशन में कुछ नीश देखना है आपको, या डिफेंस में? शॉर्ट लॉन्ग कोई भी साइड चलेगा, बताएं। देखिए, आज हमें ब्रॉडर स्पेस में अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो कल ही वहां पे 20 DMA लेवल के आसपास ही शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था और हमें वहां पे अच्छे खासे गिरावट देखने को मिले थे। और अभी आप अगर मिड कैप इंडेक्स पे नजर डालेंगे तो वहां पे हमें अराउंड 1.17% का पेन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी डाउनवर्ड की तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर 57,000 के लेवल टूटते हैं तो फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 55,400। अगर जैसा कि अगर सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो ही एक ऐसा सेक्टर है आज के सत्र में जहां में हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली हुई है। तो वहीं पर एक अपसाइड के मोमेंटम हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो स्टॉक भी सजेस्ट किया है वो निफ्टी ऑटो स्पेस से सजेस्ट किया है। बट अभी फिलहाल ऐसा कोई सेक्टर इंडाइसेस इनके अलावा नहीं दिखाई दे रहा है कि जहां पर हम बाइक के रिकमेंडेशन देने की सलाह दें आने वाले समय में। ओवरऑल कंजप्शन स्पेस से डीमार्ट पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये 4,240 के लेवल टूटते हैं तो हमें 4,500 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। वो मार्च इस पे भी ऑफ कोर्स नज़र रखेंगे। कल थोड़ी तेज़ी आई थी लेकिन आज थोड़ी करेक्शन देखने मिल रही है। एक्सपेंशन को लेके जो है एक पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर बन रहा है। लेकिन ऑटो सेगमेंट की बात करें तो थ्रू आउट द डे आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स को लाए हैं, ये थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ दिखाया है। और आयशा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, इन सारे स्टॉक्स में जो है पूरे दिन की वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करने के बावजूद जो है स्टॉक्स हरे निशान में आपको देखने मिले हैं। 2-3 अहम ट्रिगर्स भी होते हैं ऑटो स्पेस में और कल हमने देखा था लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी हुए थे कुछ। और जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जिस तरह चाइना अगर अच्छे न्यूज़ फ्लो लाता है तो धीरे धीरे करके आपको ऑटो स्टॉक्स में भी मोमेंटम ज़रूर देखने मिलेगा। लेकिन ऑटो एंसिलरीज बस दूसरा पोर्शन है, जैसे भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, मदरसन सुमी और इवन एक्साइड, ये जो है लाल निशान में हमें देखने मिल रहे हैं। तो इसके अलावा सेक्टोरली अगर हम बात भी कर लेते हैं तो एक एक करके जो है हम सेक्टर्स पे भी बात करेंगे। IT स्पेस में जो है मुनाफा वसूली देखने मिले, लेकिन पूरे हफ्ते पिछले 3-4 सेशन में अच्छी स्ट्रेंथ आई थी। तो ऑफकोर्स टेक्निकली जो है एक्सपेक्टेशंस तो रहती है कि यहाँ पे और थोड़ी गिरावट आ सकती है मुनाफा वसूली के कारण। और निफ्टी बैंक में हमने पहले ही बात कर लिया कि कोटक बैंक पे नज़र रहेगी।
और एनी फाइनल थॉट्स बाजार को लेके कल किस तरह पोजीशनिंग होती है लक्ष्मीकांत जी? देखिए मार्केट पिछले 3 दिनों से 25,000 से लेकर 24,700 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू आने का एक्सपेक्टेशन है। अगर 24,700 के लेवल्स को डिफेंड करता है तो हमें फर्दर पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। बट नो डाउट अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां पर पेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो डाउन साइड का है। अगर निफ्टी 24,700 के लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो देन आफ्टर हमें 24,500 से लेकर 24,450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कल शायद ये सेलिंग प्रेशर बने अगर निफ्टी 24,700 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है। तो वहीं पर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी जो साइडवेज मूव बना हुआ है, अपर साइड का रेजिस्टेंस 56,100 के आसपास आता है, तो अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर हमें अपर साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,600। और अगर 56,600 सही बोले हैं लक्ष्मीकांत जी। लेकिन एक बार मार्केट क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें तो बाजार में जो है गिरावट खासकर कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में वो देखने मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर बात करें तो नेट 1:3 पे जो है बेयर्स के फेवर में देखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट आई है, लगभग 0.5% के ऊपर का 310 पॉइंट नीचे जो है गिरावट देखने मिली है, 55,500 के लेवल्स के आसपास है। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी 60 पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिला है। रिलायंस भी है फ्लैटिश एंड कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, लेकिन टाटा कंज्यूमर, M&M, कंजम्पशन, इन स्पेसेस में जो है थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम भी देखने मिल रही है। आज सिर्फ एकमात्र सेक्टोरल गेनर था, वो था आपका ऑटो इंडेक्स। वहाँ पे आपने देखा कि एक तेज़ी देखने मिली और सारे दिन वो सस्टेन किया, लेकिन इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने मिला है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे तो बैंकिंग में सिर्फ आप कह सकते हैं कोटक बैंक और IT में सिर्फ विप्रो जो है अब जो है हरे निशान में देखने मिला है। और फार्मा में भी जो है कुछ काउंटर्स में लेट रिकवरी देखने मिली है, लेकिन जो FMCG काउंटर है वहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात आज यही है एक्सपायरी के दिन कि निफ्टी बैंक दोनों जो है लाल निशान में बंद हो रहा है। और आप देखें कि ओवरऑल जो है ये बाजार का इम्पैक्ट आ रहा है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हमारी शो में, और ये शो को हम एंड करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे ET नाउ स्वदेश में। in association with SBI.